गई है और आवाज़ आ रही है। ये विकास अग्रहरी भी देख रहे हैं, बद्री चौहान मेरा छोटा भाई भी देख रहा है, और राहुल पांडे देख रहा है, अमित पांडे जी भी मेरी बुआ के लड़के हैं, ये देख रहे हैं। पंकज मिश्रा जी जो है दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हैं, मेरे भाई हैं, ये भी देख रहे हैं हरदोई से। तो चलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आज आपको सीधे सीधे बचपन की तरफ ले चलता हूँ, और ले चलता हूँ मैं आपको आपके स्कूल। और स्कूल में भी पहुँचने के बाद जो सबसे पहला घंटा जो सबसे पहले आप करते थे, वहाँ ले चलता हूँ। आप लोगों को याद भी होगी वो प्रार्थना, कुछ लोगों को थोड़ी बहुत याद होगी, कुछ लोगों को नहीं याद होगी। जो हम बहुत बचपन में प्राइमरी में और जूनियर में पढ़ने जाते थे, और जो प्रार्थना कराई जाती थी वो प्रार्थना पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हम मांगते हैं ईश्वर से, कहते हैं कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। अकबर बाबा कह रहे कि कमेंट का जवाब नहीं दे रहा, ऐसी बात नहीं है, पढ़ते समय थोड़ी सी असुविधा होती है जवाब देने में। अजय भी कमेंट कर रहे हैं गोंडा से, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और इरशाद भी देख रहे हैं, इरशाद भाई भी, रोहित ठाकुर बैसवारा से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रार्थना जो एक बंद हुआ था, आगे सुने आप लोग कि छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। सत्येंद्र गौड़ प्रणाम कहते हैं, आशीर्वाद देता हूँ। सुधीर अवस्थी परदेसी जी, जब आवाज नहीं आ रही थी तब आप ही के बारे में मैं बता रहा था। बघौली के मेरे भाई रहने वाले हैं सुधीर अवस्थी परदेसी जी, और पत्रकार हैं हिंदुस्तान में। मेरे जब मैं बघौली में तैनात था तो बड़ा सहयोग इनका मिलता था। और ये शुभम कुमार वाजपेयी जी भी देख रहे हैं, ये तो मेरे पड़ोसी ही हो गए। मन्नू शुभम तुम्हारा नाम है, मुझे पता ही नहीं था। चलो, राकेश सोनी दरोगा जी भी देख रहे हैं, हमारे प्लाटून कमांडर हैं भैया। शफीक अली भी भैया देख रहे हैं, विवेक पांडे जी देख रहे हैं, और संदीप वरुण जी भी देख रहे हैं। सबको स्वागत करता हूं दोस्तों, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और ये मनु कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, तो अच्छी बात है। सदना से संदीप पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, गिरीश पांडे जी भी जुड़ चुके हैं मेरे दोस्त। तो अब मेरी समझ से आप लोगों की संख्या थोड़ी सी हो गई है, तो कुछ एक आध मुक्तक आपको, एक दो मुक्तक सुनाता हूं, इसके बाद फिर जैसा आप लोग कहेंगे। कि मुख मलिन हो गया सारी लाली गई, मुख मलिन हो गया सारी लाली गई, दिल की हालत न हमसे संभाली गई। मुख मलिन हो गया सारी लाली गई, दिल की हालत न मुझसे संभाली गई। दिलरुबा की मेरे गैर के संग में सामने मेरे डोली निकाली गई।
ये हिमांशु प्रणाम कह रहा है, आशीर्वाद हिमांशु तुमको। और अजय बता रहा है कि 1961 से ये प्रार्थना स्कूलों में, विद्यालयों में की जा रही है। तो हमने भी ये प्रार्थना की है और मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी मन करता है मेरा, तो मैं ईश्वर से ये जरूर प्रार्थना करता हूँ कि वो शक्ति हमें दो दयानिधि। क्योंकि जो बचपन की बात होती है, बचपन की याद होती है, वो बहुत दिन तक आदमी कितनी भी उम्र हो जाए पर वो बातें निकल नहीं पाती हैं। और अकबर बाबा ने कहा है लभुआ से कि आवाज़ बहुत प्यारी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार जो है वो सराहनीय है। आवाज़ें तो बहुत लोग प्यारी लिए घूम रहे हैं मेरे भाई, आवाज़ से क्या होता है। पवन तिवारी ने कहा बहुत अच्छा, धन्यवाद। विकास अग्रहरी ने कहा जी सर बिल्कुल। पंकज चौहान ने हालचाल पूछा, हालचाल बहुत बढ़िया है। चौहान साहब लखीमपुर के रहने वाले, ओयल के, और मेरे पड़ोस में यहाँ लखनऊ में आकर रहने भी लगे हैं। विकास सिंह भी देख रहे हैं, वेरी नाइस कहा है। पत्रकार आदित्य शुक्ला जी ने नमस्कार कहा है, मैं नमस्कार कहता हूँ। हरीश कुमार जो है भी देख रहे हैं, इनको भी नमस्कार कहता हूँ। चलिए दोस्तों, अमित मेरी बुआ के लड़के हैं, इन्होंने प्रणाम कहा, इनको आशीर्वाद देता हूँ। और सुधीर अवस्थी परदेसी जी कह रहे हैं कि वास्तव में मन को प्रभावित करती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एक मामला हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा कि एक जो है पीड़ित व्यक्ति ने एक थानेदार साहब से फ़ोन किया और ये कहा कि जो है लोग मेरी बहन को मार रहे हैं। और जब ये बात वो कहता है कि दबंग लोग मेरी बहन को मार रहे हैं, तो थानेदार साहब पूछते हैं कि वो कौन लोग हैं मार रहे हैं। तो जब वो व्यक्ति कहता है कि वो मेरे बहनोई हैं जो कि मेरी बहन को मार रहे हैं, इसके बाद थानेदार साहब बड़ी उल्टी सीधी गालियां बकते हैं। और गालियां बकते बकते उनका होश नहीं रह जाता है और वो एक पूरे जो है जात विशेष को भी गाली बक जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी ही खराब बात है। इसके बाद जो है अगले दिन वो माफ़ी भी मांगते हैं कि मैं बहुत थका हुआ था, मैं परेशान था। तो भाई परेशान हैं आप तो मतलब आप दूसरों को गाली देंगे। पीड़ित व्यक्ति कितनी उम्मीद के साथ आपके पास फ़ोन करता है और इसके बाद आप उसको गाली देते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है भाई। और इसका जो है उनको परिणाम भी मिला है, निलंबन आदेश उनका भी जारी हो गया है। तो मैंने उस दिन भी लिखा था कि इस घटना को, इस कविता को जो घटना से जोड़ेगा उसको जागरूक नागरिक मानूंगा। मैं वो पढ़ता हूँ जो उनके लिए मैंने लिखी है। ऐसा किसी भी पुलिस वाले को नहीं करना चाहिए कि कोई परेशान मदद मांगता है आपसे तो जातिवादी मत उसको गाली आप दीजिए। कोई परेशान मदद मांगता है आपसे तो जातिवादी आप उसको गाली मत दीजिए। कोई परेशान मदद मांगता है आपसे तो जातिवादी मत उसको गाली आप दीजिए। पहनी है वर्दी तो उसका भी मान रहे, पीड़ितों के हक की रखवाली आप कीजिए। दूसरों की पीड़ा बस खेल ही समझ कर उचित नहीं है उस पे ताली आप दीजिए। और थानेदारी करना है बस की जो बात नहीं, आ गया निलंबन कुर्सी खाली आप कीजिए। तो निलंबन आदेश भी आ गया, कुर्सी भी खाली हो गई उनकी। तो क्या प्राप्त हुआ? मेरे छोटे भाई पंकज सिंह हैं, सब इंस्पेक्टर हैं गोमती नगर थाने में। वो कोई बात होती है तो फिर कहते हैं क्या प्राप्त हुआ। तो मेरे साथ इतना ज़्यादा वो रहे हैं कि इतना प्रभावित मैं उनसे हुआ कि मैं भी कह देता हूँ कभी कभी कि क्या प्राप्त हुआ। एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों, बहुत पुरानी कहानी है और मुझे लगता है इस घटना से जोड़ करके ही देखा जाना चाहिए उस कहानी को। एक राजा होते हैं, उनके यहाँ एक नौकरानी होती है जिसका काम होता है राजा साहब का पलंग तैयार करना, बिस्तर लगाना, साफ करना। वो जो है राजा साहब
के घरेलू काम के अलावा घरेलू काम भी करती थी। घरेलू काम करने के बाद काफ़ी थकी हुई थी और बिस्तर लगाने के लिए जब राजा साहब का गई तो बिस्तर लगाया उसने, और इसके बाद जो सेंट सुगंध है उसका छिड़काव किया, और सेंट सुगंध का छिड़काव करते करते वो थकी बहुत थी। उसे लगा कि ये तो बहुत नरम बिस्तर है, इस पर एक बार लेट कर देखना चाहिए। धीरेन्द्र शुक्ला जी ने आशीर्वाद दिया, प्रणाम भैया। उसको लगा, नौकरानी को लगा कि एक बार मुझे लेट करके इस बिस्तर पर देखना चाहिए, राजा के पलंग पर लेट करके देखना चाहिए। और वो बेचारी लेट गई। लेटने के साथ दिन भर की थकी हुई थी, उसे नींद आ गई। नींद आ गई, वो सो गई। राजा साहब का जब सोने का समय हुआ वो आए और उन्होंने देखा कि बिस्तर पर नौकरानी लेटी हुई है। तो उन्होंने जो है उसको डांटा, और डांटने के साथ साथ जो है अगले दिन इसका मुकदमा भरे दरबार में चलाया। और भरे दरबार में मुकदमा चलाने के बाद इस समय का मामला नहीं था जो बहुत दिन तक न्याय बहुत दिन तक मुकदमा पेशी चलती है। उस समय राजा होते थे, तुरंत न्याय बोल देते थे। उन्होंने न्याय जो भी बोल देते थे। उन्होंने कहा कि चूंकि ये 1 घंटा मेरे बिस्तर पे सोई है, इसलिए इसको 100 कोड़ों की सजा दी जाती है। 100 कोड़ा मारने के लिए नौकरानी को जो एक सैनिक आता है, और जब नौकरानी पर कोड़ा पड़ता है तो वो रोने लगती है। 1 कोड़ा पड़ता है, रोने लगती है। दूसरा कोड़ा पड़ता है, फिर रोने लगती है। वो रोती रहती है। ऐसे कोड़ों की संख्या बढ़ती जाती है, 20, 25, 30, 35, 45, और जब 50 कोड़े पड़ जाते हैं, इसके बाद 51वां कोड़ा जब पड़ता है तो बड़ी जोर से हंसती है, बहुत जोर से हंसती है वो, और वो हंसते हंसते कोड़े खाने लगती है। तो फिर राजा पूछते हैं कि ऐसा क्या है नौकरानी, तू जो है पहले रोई क्यों और बाद में हंसी क्यों? तो नौकरानी कहती है कि राजा साहब, जब कोड़े की चोट पड़ी तो मैं रोई, कोड़े की चोट पड़ी तो मैं रोई, लेकिन फिर यह सोचकर हंसने लगी कि अगर 1 घंटा केवल उस पलंग पर सोने की सजा मुझको जो है 100 कोड़ा खाने पड़े हैं, तो जो जिंदगी भर उसी पलंग पर लेटे हुए हैं, इसी पलंग पर लेट रहे हैं, रात दिन उसी पलंग पर लेट रहे हैं, उनका क्या हश्र होगा। तो इस चीज का विचार सबको करना चाहिए, और मेरे ख्याल से थानेदार साहब को भी विचार करने की जरूरत थी, उन्होंने नहीं किया। खैर चलिए, ये राजकुमार दीक्षित जी जुड़ गए हैं, इनका कहना है कुछ नया सुनाओ। संतोष शुक्ला जी ने कहा नाई सर। हसन काजमी भैया जुड़ चुके। पूजा तिवारी जी ने जय हिंद कहा, जय हिंद। ये संतोष शुक्ला भी देख रहे हैं, जय हिंद भैया। संतोष पांडे बनी गांव के मेरे मित्र हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, ये भी देख रहे हैं। चलिए, राजकुमार भैया ने कहा नया सुनाने के लिए, तो मैं सुनाता हूं आपको। ईश्वर से क्या प्रार्थना करता हूं मैं, ईश्वर से क्या प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए और तमाम जनता के लिए। ईश्वर से क्या प्रार्थना करता हूं, एकदम नया जो लिखा हुआ वही मैं सुना रहा हूं आपको कि झोली है गम से खाली ये खाली रहे, झोली है गम से खाली ये खाली रहे, नूर बरसे सदा तेज लाली रहे, और दिन दशहरा सदा ही रहे आपका, रात रोशन हो जैसे दिवाली रहे। संदीप मिश्रा जी ने कहा, संदीप पांडे जी ने कहा आशीर्वाद नहीं दे रहे, बिल्कुल आशीर्वाद दे रहे हैं, दिल खोल कर दे रहे हैं। विकास रुपेश रंजन जी विक्रमगंज मेरे समझ से बिहार से हैं, मेरे मित्र हैं और आज ही जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। भोजपुरी के स्टार हैं आप। और ये रिंकू यादव भी देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं एक हंसाने के लिए इसी धुन की एक सुनाता हूं, 4 लाइन आपको। अब मनोरंजन के लिए सुना रहा हूं, नशा पत्ती से मैं दूर हूं, इतना जाने रहिएगा कि प्रभु जी चेहरे पे मेरे भी शाइन रहे, प्रभु जी चेहरे पे मेरे भी शाइन रहे, अरे रोज चखना रहे रोज वाइन रहे,
प्रभु जी चेहरे पे मेरे भी साइन रहे, रोज चखना रहे रोज वाइन रहे, आप ऐसा करें कि मेरी दिलरुबा रात दिन मुझसे बस ऑनलाइन रहे। ये सुभाष यादव जी भी देख रहे हैं, शिवराती खान चचा देख रहे हैं, आदावर चचा, और ये राहुल भी देख रहे हैं, राहुल तिवारी जी जो कि संस्कृत के विद्वान हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं हमारे विभाग में ही। और ये संदीप पांडे कह रहे हैं कि सर आप वैसे भी बहुत जवान लगते, बहुत जवान है ही है अभी, मतलब उम्र ही क्या हुई है यार, तुम लोग और अफवाह फैलाते रहते हो। और ये हिमांशु लिख रहे हैं कि भैया लिख रहे हैं क्लियर नहीं हो रहा है, लिख रहे हैं कुछ हास्य हो जाए। हाँ जरूर हो जाए। तो हास्य में सुनिए आप लोग कि छीछा लेदर कितना टंटा हो गया, मेरी हालत क्या है घर में, मैं आपको बताता हूं कि छीछा लेदर कितना टंटा हो गया, ख्वाब सारा भुन के भंटा हो गया। छीछा लेदर कितना टंटा हो गया, ख्वाब सारा भुन के भंटा हो गया, इस कदर बीबी बजाती है मुझे जैसे मैं मंदिर का घंटा हो गया। उमेश चंद पांडे भैया देख रहे हैं, प्रणाम करता हूं भैया को। दीपक देख रहे हैं, कप्तान साहब के यहाँ टेलीफोन ड्यूटी हैं, छोटे भाई हैं मेरे, इनको आशीर्वाद देता हूं। और विकास अग्रही कह रहे हैं भैया कि आपकी बात ही कुछ और है, बात बिल्कुल आप लोगों का प्यार ही इतना अतुलनीय है, अद्वितीय है कि साधारण आदमी भी जो है कुछ न कुछ कर दिखाएगा, ऐसा विश्वास है। और उमेश चंद पांडे भैया जो है बहुत खूब कहे हैं भैया, प्रणाम करता हूँ फिर आपको। और ये सुधीर अवस्थी परदेसी करे, भाऊजी तेरे शिकायत करबो। अच्छा काहे भैया, भाऊजी की बात बताऊं तुमसे, बताऊं कि एक तो कोरोना दूजे बीवी का है रोना, बड़ा शादीशुदा आदमी पर दोहरी ये मार है। एक तो कोरोना दूजे बीवी का है रोना, बड़ा शादीशुदा आदमी पर दोहरी ये मार है। और बेवजह निकलो तो पुलिस पीट देती है, घर में भी बेलन लिए बीवी तैयार है। बर्तन धुलाती है फिर हाथ वो धुलाती है, कितनी बार इसका कोई ना शुमार है। और भूल गए रात दिन तारीख कुछ याद नहीं आज मंगल है या इतवार है। भैया पंकज सिंह जी देख रहे हैं गोमती नगर के, जिनकी मैं तारीफ कर रहा था कि वो क्या प्राप्त हुआ, ज्यादातर कहते थे और अब हमारे भी कहने के लिए शब्द मिल गया है। और पूजा तिवारी जी ने कहा कि वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा तिवारी। कि जो है राजकुमार भैया कह रहे हैं कि भाभी बजाती हैं आपको। अरे भैया जो है देखो, बिना संगीत के कभी जो है गीत पूरा ही नहीं हो सकता। मैं गाता हूँ वो बजाती हैं। अब ढोलक हारमोनियम ये सब पुराने वाद्य यंत्र हैं तमाम, उसको बजाने में उनको विश्वास नहीं है। अच्छा खासा आदमी है उसको बजा लेती हैं। और एक बात, अभी आज लड़ पड़ी हमसे, काहे लड़ पड़ी, केला खरीदे गए रहे, 1 दर्जन केला लाए, कुछ हल्का केला बहुत अच्छा नहीं था, कुछ हल्का गला रहा तो जो है केला कुछ गला रहा, तो ये हमसे कहें कि जाएगी वापस करिए, वो अच्छा नहीं है। तो हम कहे कि एक बार जो सामान खरीद लो वो सामान दुकानदार वापस नहीं करते हैं, तो लड़ाई लगी, कहे नहीं वापस कहे नहीं करी है, जब सामान खराब नहीं करेगा वापस करे पड़ी। तो हम कहें यही बात अपने बाबूजी से कह दो, यही बात अपने बाबूजी से कह दो कि सामान खराब नहीं करेगा उसका वापस लिया जाए, नहीं ले। लड़ाई लगी, मारपीट पर आई गई। बताओ ये कोई बात होती है? और कृष्ण मोहन भैया जुड़ चुके हैं, प्रणाम कहता हूँ भैया, जो है बहुत सुंदर रचना बताए। शिवराती खान कहे अरे भैया हम
तो तेरे ग्रुप में हूं। अरे चच्चा आधा वर्ष में उल्टा सीधा कमेंट न किए हो चचवा। ओम प्रकाश शुक्ला जी भैया देख रहे हैं, प्रणाम कहते हैं, आशीर्वाद देता हूं। रविकांत दुबे भैया, इनको आशीर्वाद है। प्रियंका अग्निहोत्री जी भी देख रहे हैं हरदोई से, इनको भी आशीर्वाद देता हूं। और प्रियंका बताई कि जो है इनके मम्मी पापा भी देखते हैं जो है हमारा लाइव कार्यक्रम, तो मम्मी पापा को इनके प्रणाम करता हूं हाथ जोड़ करके। और सुधीर अवस्थी जी कह रहे भाभी जी को ईश्वर शक्ति दे। भैया इतना शक्ति कम है का? ये तो और बात हो गई, गजब है। पीएन सिंह भैया देख रहे हैं, नमस्कार कहता हूं। मेराज खान देख रहे हैं, नमस्कार भैया। और चंदन लम्हुआ कह रहे केला संतरा नींबू और आलू शहद मिलाकर पीजिए। बिल्कुल भैया पियेंगे। विवेक बरनवाल भैया देख रहे हैं, दैनिक जागरण से हैं, हमारे मित्र हैं लम्हुआ से, इनको भी नमस्कार कहता हूँ। मिराज खान भैया नमस्कार कहता हूँ। अमन मिश्रा हा हा कह रहे, हा हम भी हंस लेते हैं, कोई हम हंसना नहीं जानते क्या? तो अब आगे का हाल आपको बताते हैं क्या प्राप्त हुआ। पंकज ने कहा क्या प्राप्त हुआ, आगे हाल सुनाते हैं क्या हुआ। जब हमको गीत गजल के कीटाणु काटे तगड़े से, तो हम सोचे किसी गुरु के पास जाएं और गजल गीत गाना सीखें। एक गुरु जी के पास गए, उस्ताद के पास। हमने कहा सर गजल गीत गाना चाहता हूं, गजल करना चाहता हूं। तो उस्ताद ने कहा देखो गजल कोई कठिन काम नहीं है और तुम भी सीख सकते हो। बहुत हमारे यहाँ सब तमाम बेवकूफ़ों को मैंने सिखा दिया है, तो तुम भी सीख जाओगे। अब हमारी समझ में नहीं आया कि मतलब कहना क्या ये चाह रहे हैं। बेवकूफ़ों को सिखा दिया है, हम भी सीख जाएंगे, मतलब हम क्या हैं? तो गुरुजी ने कहा कि देखो गजल में जो है एक काफिया होती है और रदीफ होता है, शेर होता है, मतला होता है, तो ज़्यादा कुछ समझ हम पाए नहीं। उनके कहने का मतलब ये हमारी समझ में आया कि जो है ताल से ताल मिला तो गजल हो जाती है। उन्होंने भी यही कहा कि ज़्यादा तेरे समझ में नहीं आ रहा है तो तू ताल से ताल मिला देना, गजल पूरी हो जाएगी। रंजीत राठौर भैया देख रहे हैं, भैया नमस्कार कहता हूँ। आप जो है लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको नमस्कार कहता हूँ। और मुन्नू सिंह जी देख रहे हैं, सिकरवार साहब, मैं नमस्कार कहता हूँ। आज़ाद कुशवाहा जी देख। तो उस्ताद ने कहा कि ताल से ताल मिला देना। हमने गज़ल लिख डाली। हमने कहा कि जो है उस्ताद मैंने गज़ल लिख डाली है, आप इसको सुन लीजिए। उस्ताद ने कहा यार जब लिख डाले हो तो आज चलो एक मुशायरा है वहीं चल के पढ़ देना। उन्होंने कहा कि मतलब जो सम है ताल है वो ठीक है। हमने कहा एकदम ताल पे ताल है और पूरी तरीके से अच्छा है। तो कहें चलो मुशायरे में पढ़ देना। हम कहा ठीक है गुरुजी, मुशायरे उस्ताद हम मुशायरे में पढ़ देंगे। अब वहाँ गुरुजी ही संचालन, उस्ताद ही संचालन कर रहे थे। उन्होंने जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा चेला है और ये गजल लिख के लाया है आप सबके लिए। शब्द केवल इसके हैं, भाव मेरे हैं और मैंने इसको सिखाया है। तो जो भी अच्छा पढ़ेगा वो ये समझिए कि मेरे शब्दों को पढ़ रहा है। और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो क्या गजल थी मेरी, जरा सुनिएगा। ताल पे ताल रहेगा, एक भी ताल बेताल नहीं होगा। क्या गजल है जरा सुनिए आप लोग कि या रब मुझे इस जिले का कप्तान बना दे, या रब मुझे इस जिले का कप्तान बना दे, या कम से कम किसी गांव का प्रधान बना दे, या रब मुझे कुछ, या रब मुझे इस कप्तान बना दे, या कम से कम किसी गांव का प्रधान बना दे। और तू जो बनाना चाहे क्या हो नहीं सकता, हैवान या फिर मुझको तू शैतान बना दे, हैवान या फिर मुझको तू शैतान बना दे। और पढ़ने कलाम जाऊं जिस महफिल में मैं, पढ़ने कलाम जाऊं जिस महफिल में मैं, या खुदा उस महफिल को तू कब्रिस्तान बना दे। और मेरे उस्ताद के मुझ पे एहसान बहुत हैं, खुदा इन्हें तू खुदा इन्हें तो 2 दिन का मेहमान बना दे।
भैया आदमी सब लाठी लेके दौड़ पड़े। हम समझे कि पहले इनाम दे दौड़े, लेकिन जब उनके लाठी हाथ में देखा तो हम तो मंच से कूद के भाग लिए। लेकिन उस्ताद थोड़ा पुरान रहे, फंस गए। अब फंस गए तो फिर मतलब जान ही रहे हो, जो मतलब अस्पताल में फिर मिले गए देखे। तो यही लिए भाई कच्ची विद्या किसी को मत दो, जब विद्या दो तो पूरी दो। अरे जब गजल सिखाए थे तो एक बार हमसे सुन ही लिए होते, नहीं सुनेंगे तो यही तो होगा ना। राणा प्रताप भैया जय हिंद कहते, जय हिंद कहता हूँ राणा प्रताप भैया को। विकास सिंह वाह कहे, विकास भैया नमस्कार। अश्विनी कुमार मिश्रा जी जौनपुर से देख रहे हैं, नमस्कार कहता हूँ, प्रणाम कहें, आशीर्वाद देता हूँ। और इसी के साथ साथ विकास अग्रणी ने हाहा का जियो जियो सर कहा है, धन्यवाद। और सीएल जी देख रहे हैं, छोटेलाल जी, इनको भी धन्यवाद कहता हूँ। विकास अग्रणी ने कहा क्या बात है, धन्यवाद। पंकज सिंह ने कहा जय हिंद भाई साहब। अच्छा ये राणा जी को जो है जय हिंद कहा, हमने कहा वही कहा, भाई साहब तो नहीं कहते थे यार तुम, हमको भाई साहब काहे कहे भाई। पूजा तिवारी भी बहुत प्रसन्न है और हंस रही हैं। दुर्दशा दूसरे के सुन करके, दूसरे की पतियों की सुन करके महिलाएं हंसती बहुत हैं। अपने घर में सब वही करती, ये भी कर रही होंगी, छोड़ते थोड़े होंगी। अकबर बाबा ने कहा कि सर आप उर्दू बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पत्रकार आदित्य शुक्ला ने कहा आवाज में जादू है आपकी, ऐसे तू लोग अगर बैधा बनाए रही है तो मतलब अब कौनो ठेकान हमार बचाना ही है। अब या तो आबाद हैं और या तो बर्बाद हैं। अब किनारे हम हैं ना, गहरे पानी में उतरते जा रहे हैं तुम्हारे सबके भरोसे। चाहना तो ऐसे पार लगा देना, सुरा बेसुरा जैसा भी गाते हैं, और न चाहना तो वही डूबे देना। अब मेरे बस का नहीं है कि हम किनारे की तरफ भी लौट पाए। आप सभी लोगों से ये कहता हूं कि मैं किनारे लौट पाने की अब स्थिति नहीं रह गई है। आलोक राव भैया देख रहे हैं, हमारे मित्र हैं, बैचमेट हैं और बहुत ही सफल कोतवालों में से हैं। इस समय गोंडा शहर कोतवाल हैं भैया, नमस्कार कहता हूं आलोक भैया आपको। और मैं ईश्वर से अब क्या प्रार्थना करता हूं, अपने लिए भी प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करता हूं ईश्वर से मैं बताता हूं कि मन के गीतों को मेरे जरा साज दो, मन के गीतों को मेरे जरा साज दो, मन को भाए मेरे तुम वो आवाज दो, मन के गीतों को मेरे जरा साज दो, मन को भाए मेरे तुम वो आवाज दो, मुझको मंजिल मिले जिस पे चल के खुदा, उस सफर का मुझे आप आगाज दो। हरजीत सिंह अरोड़ा भैया देख रहे हैं, नमस्कार कहता हूँ, सीतापुर से आपकी ट्रेवल एजेंसी है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ आपको। और आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इसी के साथ साथ ये पूजा तिवारी ने कहा सर आप महिलाओं की तरफ तारीफ कर रहे हैं, कभी पुरुषों की भी कर लिया करें। अच्छा, पुरुषों की तारीफ करते हैं, पुरुष से ज्यादा सहनशील कोई नहीं है। अभी कोई आदमी सीतापुर जा रहा है लखनऊ से, बगल में कोई महिला बैठी है, गलती से महिला को नींद आ जाए, उसका सर किसी गलती से पुरुष के कंधे की तरफ झुक जाए, कंधे पर पड़ जाए, तो आदमी जो सीतापुर जाने वाला है इतना सहनशील है, इतना अच्छा है कि वो सीतापुर के बजाय शाहजहांपुर तक चला जाएगा, टिकट भले बढ़ा के बनवा ले, लेकिन कभी नहीं कहेगा कि आप ये सर हटा लीजिए। और महिला अभी गलती से किसी पुरुष का सिर महिला के कंधे पर चला जाए तो पुलिस बुला के पिटवाए और दे। आलोक भैया पर 4 लाइन सुनाओ, एक फिल्मी सुनाता हूं जो है आलोक भैया पर, 2 लाइन ही याद है, ज्यादा याद नहीं है। कि बने चाहे दुश्मन
जमाना, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और ये आप लोग भी देख रहे हैं, अवनीश झा ने प्रणाम कहा, आशीर्वाद देता हूँ, तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अरे वाह वाह, कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। ये राजकुमार दीक्षित जी आलोक राव भैया को एकदम बहुत प्यार करते हैं और बार बार मुझसे कह रहे हैं कि आलोक राव भैया पर सुनाओ, आलोक राव भैया पर सुनाओ। मैं सभी पुलिस वालों पर सुनाता हूं, जो एक पुलिस वाला क्या चाहता है जनता से, वो मैं आप सबसे बताता हूं कि हम क्या चाहते हैं। हम सख्त से सख्त ड्यूटी करते हैं, हम अपने घर से दूर रहते हैं और दिन रात जाग करके जनता के साथ, जनता के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। तो हमारी भी कुछ उम्मीदें हैं, हम क्या उम्मीद करते हैं जनता से, वो मैं बताता हूँ। पुलिस वाला क्या चाहता है जनता से कि तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो, इस वतन को आबाद रखना, तुम सलामत रहो, इस वतन को आबाद रखना, तुम हमें याद रखना, तुम हमें याद रखना। कोरोना ने जब अपने डर से सारी दुनिया को डराया है, कोरोना ने जब अपने डर से सारी दुनिया को डराया है, हर दुकान दफ्तर मिल फैक्ट्री बंद कराया है, हमारे थाने चौकी ऑफिस फिर भी खुले हैं, हमारे थाने चौकी ऑफिस फिर भी खुले हैं, धूप में बरसात में दिन रात तुमको हम मिले हैं, हर एक गम से अपने आप को आबाद रखना, तुम हमें याद रखना, तुम हमें याद रखना, तुम हमें याद रखना। पर दीपक कह रहा है कितनी बार शाहजहांपुर पहुंचे हैं, एक आध बार चले जाते हैं यार, क्या करें, किसी को दुख देते हुए अच्छा नहीं लगता। और श्रद्धांजलि झा जी भी देख रही हैं, और बहुत सही बात सर जी, सादर प्रणाम, आवाज में दम है, छा गए सर जी, वो गाना गा दीजिए कि दिल है कि मानता नहीं। अच्छा ठीक है भैया, गा देंगे। तो आप इसको आगे सुनिए कि जब देखोगे निकल के पूर्वाग्रहों के चश्मे से आप, जब देखोगे निकल के पूर्वाग्रहों के चश्मे से आप, देश हित में काम हम करते दिखेंगे चुपचाप। जब निकल के देखोगे पूर्वाग्रहों के चश्मे से आप, देश हित में काम हम करते दिखेंगे चुपचाप। आपके हर चौराहे पर, हर सड़क पर हम दिखाई पड़ रहे हैं, हर चौराहे पर, हर सड़क पर हम दिखाई पड़ रहे हैं, आपके जीवन की खातिर आप ही से लड़ रहे हैं। गम से आजाद अपने दिल को तुम साध रखना, तुम हमें याद रखना, तुम हमें याद रखना। दानिश किरमानी भैया जुड़ चुके हैं, नमस्कार कहता हूं आपको दानिश भैया। और दानिश भैया जो है शाकाहारी व्यंजन भी बहुत अच्छा बनाते हैं। इस बार जब भी हरदोई जाऊंगा तो दानिश भैया आपके तंदूर का कुछ ना कुछ शाकाहारी जरूर खाऊंगा। और परवाह नहीं न कि फर्ज की राह में पत्थर मिले या फूल, परवाह न कि फर्ज के राह में पत्थर मिले या फूल, स्वागत किया फूलों का तो पत्थर भी किए कबूल। सर कटाने से डरे नहीं अपने वतन की आन पर, सर कटाने से डरे नहीं अपने वतन की आन पर, हम तो लड़ते रहे बस अपनी वतन की शान पर। दुआएं देना अपने बच्चों को तो हमारे लिए भी एक आध रखना, तुम हमें याद रखना, तुम हमें याद रखना, तुम हमें याद रखना। और राजन शुक्ला जी पिहानी से दैनिक जागरण के मेरे बड़े भाई हैं, देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम कहता हूं। अमरेंद्र भैया देख रहे हैं, प्रणाम कहता हूं। हसन बैरागी मेरा छोटा भाई देख रहा है, उसको भी आशीर्वाद देता हूं। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग
झेल रहे हैं हमको, तो थोड़ा सा झेलिए थोड़ी देर और। दिलसाद देख रहा है मेरा छोटा भाई। प्रदीप सक्सेना जी सांडी से जुड़ गए हैं, इनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये मुकेश यादव छोटा भाई देख रहा है, गुड इवनिंग कहा, गुड इवनिंग नमस्कार। और मैं आप लोगों से, अगर आप लोगों की इजाजत हो, समर्थन करें तो एक बहुत छोटी सी कहानी और सुनाना चाहता हूं। शाकाहारी मुर्ग बिरयानी, हम मुर्ग बिरयानी, वेज बिरयानी तो खाए हैं, मुर्ग बिरयानी शाकाहारी हमने नहीं सुना है। तो आप लोग अगर इजाज़त दें तो मैं एक कहानी सुनाऊँ आप लोगों को। आप लोगों की मित्रों कमेंट इस बारे में भी मिल नहीं पा रही है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा जो है इंतज़ार ना कराया जाए। आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ मित्रों। आपको जीवन में दो चीज़ों का बड़ा महत्व होता है मित्रों, एक तो सजगता और दूसरा मौन। सजगता इसलिए कि हमारे साथ क्या घटित हो रहा है, हम किसी समस्या से कैसे बचें, कैसे तरक्की करें, कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए सजगता बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है मौन। मौन इसलिए कि मौन रहने से हमारी ऊर्जा की बचत होती है, और जब हम मौन रहेंगे तभी हम सजग रह सकते हैं। विकास सिंह ने सपोर्ट किया कि बिल्कुल सुनाए सर। तो मित्रों मैं कहानी सुनाता हूँ। कहानी आप लोगों ने भी कई बार सुनी होगी, लेकिन मैं सुनाता हूँ फिर से आपको। एक आप लोगों ने बैताल पचीसी की पहली कहानी आपको सुनाता हूँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा, उज्जैन राजा विक्रमादित्य का राज था, जो कि वीर विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही साहसी राजा थे और दानी राजा थे वीर विक्रमादित्य। तो राजा के विक्रमादित्य के दरबार में चलन था, बल्कि ऐसा कहा जाए कि लगभग राजाओं के दरबार में एक चलन होता है कि सुबह सुबह उनसे लोग मिलने आते हैं। फरियादी अपनी फरियाद लेकर के, एक मिनट भैया लाइन है, ऑनलाइन रहे तो बात कर लें। तो एक चलन होता है, लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, याचक अपनी याचना लेकर के, और जो है जो लोग भेंट उपहार लेकर के भी राजाओं के यहाँ आते हैं। तो सुबह सुबह का वक्त था, राजा से भेंट उपहार लाकर मिलने वाले लोग मिल रहे थे। एक सन्यासी आता है और वो राजा को एक जंगली फल देता है। राजा उस जंगली फल को देखता है। जंगली फल ऐसा रहता है जो खाने लायक नहीं रहता है, लेकिन चूंकि सन्यासी लेकर आया था तो राजा उसका भी अनादर नहीं कर सकता था। लेकिन जंगली फल खाने लायक नहीं है, यह भी राजा जानता था, राजा विक्रमादित्य जानते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो फल, जैसे सभी भेंट उपहार अपने मंत्री को देते जाते थे, उसी तरीके से उन्होंने वो फल उस मंत्री को दे दिया। अगले दिन फिर वही सन्यासी उसी तरीके का फल लेकर के आया, और ये क्रम लगातार चलता रहा, लगातार चलता रहा। ये क्रम चलते चलते रोज वो सन्यासी आता, एक जंगली फल राजा को भेंट करता, राजा मंत्री को दे देता। और जब 10 साल बीत गए तो फिर एक दिन उस सन्यासी ने जब जंगली फल राजा को दिया, तो राजा ने मंत्री को न दे करके राजा का पालतू बंदर भी पास में था, उसको दे दिया। पालतू बंदर ने जैसे ही फल को काटा, उसमें से एक बहुत बड़ा हीरा जमीन पर गिरा। राजा ने ऐसा हीरा कभी अपने जीवन में नहीं देखा था, बहुत बड़ा हीरा था। राजा ने सन्यासी से कहा, ये क्या है? मैं तो सामान्य फल समझकर जो भी आप फल लाते गए फेंकता गया, मैं कभी देखा नहीं। तो सन्यासी ने कहा कि पहले जो फल मैंने आपको दिए हैं उनको भी देखिए।
राजा मंत्री से कहता है। मंत्री भी फल समझता था कि बेकार है, लेकिन इतना जानता था राजा के पास रहते हुए कि कोई भी चीज वस्तु राजा की है, कब राजा मांग ले कोई भरोसा नहीं है। तो वो एक अपने घर के तलघर में फेंकता जाता था। तलघर खोला गया, एकदम से बदबू उठी सड़े फलों की, लेकिन उसमें तमाम हीरे चमक रहे थे। जिंदगी दोस्तों इसी तरीके से हमारे लिए रोज नए नए अवसर लेकर के आती है, रोज नए नए अवसर लेकर के आती है जिंदगी, और हम ध्यान नहीं देते हैं और उसी फल की तरह से फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, और जिंदगी बीतती चली जाती है। राजा ने सन्यासी ने कहा, सन्यासी से राजा ने कहा कि आप इतने दिनों से फल लेकर आके आ रहे थे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। सन्यासी ने कहा, ऐसे बहुत से तमाम लोग हैं जो कोई ध्यान नहीं देते, जिंदगी रोज नए नए फल लेकर के उनके लिए रोज नए नए अवसर लेकर के आती है और वो ध्यान नहीं देते हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं। तो मैं तेरे लिए फल लेकर के आया हूं, उसका भी एक प्रयोजन है। अब ऐसी सामान्य बात होती तो राजा शायद उतने ध्यान से न सुनते, लेकिन चूंकि अब वो सन्यासी राजा के लिए सामान्य नहीं रहा था, एक विशेष हो गया था, तो राजा ने उस सन्यासी की बात को सुनना शुरू किया। सन्यासी ने कहा, राजा मेरे पास एक काम है, काम ऐसा है जिसके लिए बहुत ही साहस की जरूरत है, बहुत साहसी व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन सिर्फ साहसी होने से काम नहीं चलता, उसके लिए धैर्यशाली होना भी बहुत जरूरी है। और मुझे तेरे अंदर वो दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। आज से पहले मैंने तुझसे ये बात इसलिए नहीं कही थी क्योंकि तू मेरे ऊपर विश्वास न करता, तुझे मेरा ज्ञान नहीं था, और मुझे भी तेरे ऊपर यह विश्वास नहीं था कि तू मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। तो अगर उस प्रयोजन को और वो चला गया। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि मरघट पे जाऊं न जाऊं, फिर सोचा माफ करना दोस्तों, कट गया था। राजा ने फिर सोचा कि उसका जो है सन्यासी का जो जादू है वो राजा पर चल चुका था। तो राजा ने सोचा कि चल के एक बार देख लूं, क्या मालूम स्वर्ग का द्वार मिल जाए या मोक्ष का द्वार मिल जाए। इतना बड़ा सन्यासी है, इस तरह से 10 साल से धैर्य से हीरे ला करके मुझे दे रहा था। राजा तलवार लेकर के अकेले अमावस की रात में मरघट पे पहुंचता है। वहां वो सन्यासी जो है लाशों में घिरा हुआ बैठा हुआ है, ताजी लाश को काट रहा है। देख करके कोई भी डर जाए, राजा को भी डर लगा। डर सबको लगता है, बहादुर से बहादुर आदमी को भी डर लगता है। तो राजा से सन्यासी ने कहा कि आ गया राजा, बड़ा अच्छा किया, ऐसा कर कि एक बरगद का पेड़ है, उस पर एक लाश लटकी हुई है, जा उसको ले आ, पर ध्यान रहे, सावधानी बहुत जरूरी है, इसमें तेरी जान भी जा सकती है। तलवार पर चलने के बराबर है, तलवार की धार पर चलने जैसा है, तेरी जान का भी खतरा है। लेकिन अगर तू सजग रहेगा और मौन रहेगा तो तुझे कोई खतरा नहीं होगा। और अगर तुझे कोई खतरा हुआ तो यह एक बात जान ले कि अभी अपने घर लौट जा, क्योंकि आगे कोई खतरा हुआ तो मैं भी तेरी कोई सहायता न कर पाऊंगा अगर तू सजग नहीं रहा। राजा ने ठान लिया कि अब जो भी हो देखा जाएगा। राजा उस बरगद के पेड़ के नीचे सन्नाटे में पहुंचता है, उस पर लाश लटकी हुई होती है। राजा ऊपर चढ़ता है, भयंकर दुर्गंध रहती है। राजा वो जो लाश रस्सी से बंधी हुई है उस रस्सी को काट देता है, लाश धम की आवाज के साथ नीचे गिरती है। राजा भी, और गिरती ही नहीं है, गिरने के साथ साथ खिलखिला के हंसती है। राजा भी नीचे उतर आता है और राजा उस लाश से हंसने का कारण पूछता है। हाँ, राजा ने पूछा, क्या वजह है जो तू हंसा? इतना पूछना हुआ कि वो लाश फिर से उठ करके उड़ती हुई बरगद पे जा लटकी। राजा को सन्यासी की बात याद आ गई कि मौन रहना है, सजग रहना है। राजा फिर से चढ़ करके
बरगद पर रस्सी काटता है, लाश फिर नीचे गिरती है, राजा उतरता है, लाश को कंधे पर टांगता है, लेके चल देता है। जो लाश होती है वो बेताल की होती है। तो दोस्तों, रास्ते में बेताल कहता है, राजा रास्ता बहुत लंबा है। ये राजू गुप्ता जी भी देख रहे हैं, उनको भी धन्यवाद कहता हूँ। मोहन पांडे देख रहे हैं, इनको भी धन्यवाद कहता हूँ। रामा श्याम हसीन जी देख रहे हैं, धन्यवाद भैया। सुशील सिंह जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। बेताल कहता है राजा से, राजा आमिर किरमानी भैया आधा वर्ष कहता हूँ, हरदोई से हैं आप। बेताल कहता है राजा से कि रास्ता बहुत लंबा है, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण होते हैं प्राचीन काल में, उनका गुरुकुल का आश्रम होता है, उनकी एक कन्या होती है, बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही रूपवती होती है, उसका मंदारवती नाम होता है। उनके 3 शिष्य होते हैं, तीनों एक से एक गुणवान होते हैं और समान गुण वाले होते हैं, समान रूपवान होते हैं, और तीनों उस लड़की से ही शादी करना चाहते हैं। ब्राह्मण तय नहीं कर पा रहा है किस लड़के के साथ अपनी लड़की का शादी करूं, अपनी लड़की की शादी करूं। और तीनों जो उसके शिष्य होते हैं वो तीनों उस लड़की से बहुत ही प्रेम करते हैं, और तीनों ये चाहते हैं कि उन सबकी शादी, उनकी शादी उस लड़की से हो। ऐसा होता है कि कोई बीमारी होती है और लड़की सब खत्म हो जाती है। लड़की के खत्म हो जाने पर जो एक शिष्य होता है वो दाह क्रिया के बाद लड़की की अस्थियों को रोज गंगा में ले जाता है, धुलता है, फिर लेकर के आ जाता है, धुलता है, फिर लेकर के आ जाता है, धुलता है, फिर लेकर आ जाता है। जो दूसरा होता है वो जिस जगह वो लड़की जलाई जाती है उसी शमशान में कुटिया बना करके, उसी स्थान पे कुटिया बना करके वहीं पर रहता है और उस स्त्री की उस लड़की की याद में रहने लगता है। जो तीसरा होता है वो बंगाल की तरफ जाता है। उसने सुन रखा था कि बंगाल में ऐसी विद्या होती है जिससे मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो सकता है। वो आदमी जाता है, वो लड़का जाता है और वहां से वो विद्या सीखता है जिससे मुर्दे को भी जीवित किया जा सकता है। वो सीख करके 12 वर्ष के बाद वापस लौटता है। जब लौटता है 12 वर्ष नहीं, 1 वर्ष के बाद वापस लौटता है। जब लौटता है तो वो वहीं पहुंचता है जहां पर एक शिष्य जो है हड्डियों को रोज गंगा में लाता ले जाता है, और उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर वो तीसरा आदमी शमशान में रहता है। तो फिर वो प्रयोजन सबको बताता है, तीनों जो है दोनों प्रयोजन बताता है कि हम जीवित कर सकते हैं, इसकी अस्थियां जो अगर सुरक्षित हों तो लाओ, और इसी स्थान पे ये जीवित हो सकती है। जो प्रेमी अस्थियों को सुरक्षित रखता है वो अस्थियां दे देता है। जो उस स्थान पर की सुरक्षा करता रहता है समाधि की, वो उस स्थान का प्रयोग करने की अनुमति दे देता है, और वो अपने मंत्रों के द्वारा उस लड़की को जीवित कर देता है। अब तीनों में फिर इस बात का विवाद होने लगता है कि वो लड़की किससे शादी करे, जिसने जिलाया उससे, जिसने अस्थियों की सुरक्षा की उससे, या जो शमशान पर पागलों की तरह रहा उससे। तो बेताल ये कहानी सुनाते हुए राजा विक्रमादित्य कहता है कि राजा अब तू न्याय कर, बता वो लड़की किसको मिलनी चाहिए। अगर तू नहीं जानता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जानते हुए भी तू नहीं बोलता है तो तेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि वो लड़की जिसने उस मंत्र से जिलाया वो काम प्रेमी का नहीं है, पिता का है। प्रेमी का नहीं, पिता का है। इसलिए पिता होने के नाते वो उस लड़की का पति होने के योग्य नहीं रहा। और जो लड़की की अस्थियों को गंगा में नहलाता, गंगा में धुलाता, वो भी पति का काम नहीं है, वो बेटे का काम है। वो भी लड़की का बेटा होने के नाते लड़की का पति होने के योग्य नहीं है। और जो तीसरा आदमी शमशान पर पागलों की तरह रह करके उस स्थान की सुरक्षा करता रहा, वही वास्तव में उस लड़की का पति होने के योग्य है। बेताल ने कहा वाह राजा, शाबाश,
न्याय तो तुमने बहुत सही किया, लेकिन तुम बोल दिए और मैं जाता हूँ, बेताल उड़ता हुआ चला जाता है। राघव झल्ला जी ने, अवस्थी भैया ने आदाब कहा है, आदाब कहा है, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ इनको, छोटे भाई हैं, इनको आशीर्वाद ही कहूँगा। अमित कुमार जी भी देख, रेहानुल हक भैया देख रहे हैं, इनको भी आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि ये भी अभी नमस्कार करेंगे ही, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आप सभी लोग इतने मन से सुन रहे हैं मुझे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब आप लोगों की कोई अपनी पसंद हो तो वो पसंद बताइए, वो मैं सुनाता हूँ। हंसने हंसाने, हाँ, अकबर बाबा ने पूछा है कि जो फेसबुक पर लिखते हैं वो आपका नंबर, जी मेरा वही नंबर है, 9838145879, ये मेरा नंबर है। अमित कुमार देख रहे हैं, इनको भी धन्यवाद कहता हूँ। और आप लोग कोई पसंद आपकी हो बताएं, उसको मैं सुनाऊं। ये शैलेश भैया, मुझे लग रहा है शैलेश जी जुड़ गए हैं, मेरे मित्र हैं, इनको भी नमस्कार कहता हूं मैं। अब आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर कुछ और सुनाऊंगा मैं। अपने मन का फिर सुनाऊंगा। शैलेश जी देख रहे हैं। 4 लाइन किसानों के लिए कहना चाहता हूं। मैं चार लाइन क्या है, 8 लाइन है जो किसानों के लिए मैंने लिखा है, वो मैं कहना चाहता हूं कि सब शीत घाम जो सहता है, सब शीत घाम जो सहता है फिर भी मस्ती में रहता है, सब शीत घाम जो सहता है फिर भी मस्ती में रहता है, दुर्गम चट्टानों से लड़कर जलधाराओं सा बहता है, आफत की कोई भी हो घड़ी वो देश की अपनी शान है, वो केवल एक किसान नहीं वही पूरा हिंदुस्तान है। किसानों को नमन करता हूं, और आपका ही कलेजा है जो आपके खेत में जाकर के कोई भी आदमी कुछ भी खा ले, आप पैसा नहीं लेते हैं। यहाँ तो आदमी होटल माल में एक मिर्च देने का 51 रुपया चार्ज करते हैं। हसन बैरागी ने कहा कस्टडी रेस सुना दीजिए। चलो भाई, कस्टडी रेस सुनाता हूं आपको कि गजब हो गया पिछली रात में, गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में, गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में, मुसीबत भारी क्या क्या बताएं, मुसीबत भारी क्या क्या बताएं, जांच करने कप्तान साहब थाने पर आए, उन्होंने पूछा इसे किसी ने पीटा था, उन्होंने पूछा इसे किसी ने पीटा था या करंट लगाया था। सिपाहियों ने कहा नहीं साहब, ना तो किसी ने पीटा था ना ही करंट लगाया था, मगर साहब इसे कोतवाल साहब ने सारी रात हवालात में अपनी कविता सुनाया था, सारी रात हवालात में अपनी कविता सुनाया था। हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है, हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है, मर गया कैदी ये इनकी कविता का प्रकोप है, मर गया कैदी ये इनकी कविता का प्रकोप है। कप्तान साहब ने कहा तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा, कप्तान साहब ने कहा तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा। बहुत सुनाते थे कविता, सबका मजा एक साथ मिलेगा। मैंने कहा हुजूर, मरने के पहले मैं अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूं, और हुजूर बुरा न माने तो आज रात यही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। कप्तान साहब ने कहा कि मुझे तेरी कविता में एक जोश नजर आता है, मुझे तेरी बातों में, कविता में नहीं, मुझे तेरी बातों में एक जोश नजर आता है, कविता रहने दे मुझे तू निर्दोष नजर आता है, कविता रहने दे मुझे तू निर्दोष नजर आता है। ये फिरोज खान जी भी जुड़ गए हैं, इनको भी नमस्कार है। रामचंद्र जी जुड़ गए हैं, नमस्कार भैया। गिरीश कुमार जी को नमस्कार कहता हूँ। ये रेहानुल हक ने कहा बहुत सुंदर, धन्यवाद कहता हूँ। सुनील सिंह ने जी भी जुड़ गए हैं, जय हिंद कहा, जय हिंद भैया। संतोष कुमार अवस्थी दादा को प्रणाम कहता हूँ। और कुछ और सुनाता हूँ आपको कि लॉकडाउन की जो समस्याएं हैं वो क्या हैं। पिछली बार मैंने सुनाया था, आप लोग भी जो है
काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने, इतना पसंद किया कि मुझे लगता है कि पूरे देश में उसको वायरल कर दिया। उसी में से एक सुनाता हूँ आपको कि बच्चे परेशान पापा घर में ही पड़े रहते, कितना पहाड़ हम याद कर सुनाएंगे। गिरीश कुमार जी ने कहा हमारा परिवार, आप हमारे इस परिवार की शान हो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश कुमार भैया। और विक्टर सुल्तानपुरी कभी देख रहा है, ये छोटा भाई है, सुल्तानपुर का है, झंडा गाड़ दिया है, लभुआ का रहने वाला, पूरे हिंदुस्तान में पढ़ने जाता है भाई। अमित कौशिक जी बहुत हंस रहे हैं, धन्यवाद भैया। और श्याम नारायण सिंह जी भी देख रहे हैं, मेरे पुलिस विभाग में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ श्याम नारायण सिंह को। डब्बू सिंह जी भी देख रहे हैं, लभुआ के रहने वाले हैं, मेरे छोटे भाई हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं। तो मैं सबको, आप सबको धन्यवाद करता हूं। और फिर उसी समस्या पर आता हूं। क्या समस्या है लॉकडाउन से? कि बच्चे परेशान पापा घर में ही पड़े रहते, कितना पहाड़ हम याद कर सुनाएंगे। बाबूजी का रोना है, दुकान पान वाली बंद, पान पुड़िया कैसे बताओ भला खाएंगे। पत्नी है परेशान घर में है सारे लोग, ससुर की चुगली कैसे माई के बताएंगे। और वक्त का मारा पति घर में बेचारा, सोचे कोई तो बताए कब तक ठेके खुल पाएंगे। तेज बहादुर पाठक जी भैया देख रहे हैं, काफी संघर्षशील नेता हैं, कांग्रेस के, सुल्तानपुर की शान है आप, आपको भी आशीर्वाद देता हूं, आप बहुत तरक्की करें, ऐसी ईश्वर से कामना है। और मोहम्मद नईम भैया देख रहे हैं, पत्रकार हैं आप हरदोई में, आपको भी नमस्कार कहता हूं। तेज बहादुर पाठक भैया ने जय हिंद कहा। माधवी यादव जी देख रहे हैं, इनको भी नमस्कार कहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। आजाद सिंह अज्जू जी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनको भी धन्यवाद कहता हूं मैं। और आप लोग लगातार, मुझे लग रहा है कि 1 घंटे से देख रहे हैं, तो अब 9 बज गए हैं, तो इस हिसाब से आप लोगों को भी जाना होगा। स्टेडियम खुलवाएं, स्टेडियम जब खुलेगा इसके लिए मैं भी बहुत बेचैन हूँ। स्टेडियम खुलते ही 8 से 9 वाला जो ऑनलाइन का समय है, संडे वाला हमारा, इसको मैं तुरंत चेंज कर दूंगा। तो माधवी यादव जी ने कहा बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद माधवी यादव जी, आपको कहता हूँ। ये राहुल देख रहा है, जो है रेउसा थाने में कंप्यूटर मुंशी है, बहुत योग्य आदमी है, ये भी देख रहा है। तो आप सभी लोगों को, आप लोगों ने पूरे 1 घंटा मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि लॉकडाउन 5 जो है उसकी गाइडलाइन जारी हो चुकी है, उसका पूरी तरीके से पालन करें। और एक बात और याद रखें कि छूट जो है वो सरकार ने दी है, अगर कोई छूट मिली है तो वो सरकार ने दी है, कोरोना ने कोई छूट नहीं दी है। तो इसलिए इतना याद रखें, आपका जीवन जो है वो आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। इसलिए अनावश्यक ऐसे काम न करें जिनसे आपका जीवन खतरे में पड़े। नीलम तिवारी भाभी अब आई हैं, भाभी बहुत देर कर दी आपने, आपके लिए कहना चाहता हूं, आपके भैया ने अपने भैया की तरफ से एक गाना कहना चाहूंगा कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मसीहा मेरे तूने बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। ये दमदार बनारसी में जुड़ गए हैं। और भैया हमारे वकील साहब कुलदीप द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं हरदोई से, इनको भी धन्यवाद कहता हूं। आप कुलदीप द्विवेदी जी, दमदार बनारसी जी, पंकज भैया, आप सभी लोग मतलब तन मन धन से मुझे बढ़ाने में लगे हुए हो, तो मेरा हृदय सीना बहुत ही चौड़ा हो जाता है आप सबका प्रेम देख करके। मेरे अंदर क्या योग्यता है ये तो भगवान जाने, लेकिन आपका प्रेम अतुलनीय है आप लोगों का। और जो है कुलदीप त्रिपाठी जी ने धन्यवाद कहा, जय हिंद कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं आपको। तो मित्रों, लॉकडाउन 5
जो है उसका पूरी तरीके से आप लोग पालन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आप अपने लिए, परिवार के लिए, अपने देश के लिए समर्पित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मित्रों। फिर उसी शेर के साथ कि सितारों को आंखों में महफूज कर लो, सितारों को आंखों में महफूज कर लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। भैया बशीर बद्र साहब का ये शेर है, ऐसा ना मेरा ना समझ लेना यार, अभी इतना बढ़िया हम नहीं लिख पाते हैं कि सितारों को आंखों में महफूज कर लो, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।